नमस्कार। आज हम लोग गति के भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। गति का पार्ट 1 जो है मैंने इसके पहले के वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। प्रोटॉन क्लासेस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक से सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैं अभी डाल चुका हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और अभी हम गति पर बात कर रहे हैं, गति के विषय पर, मोशन पर, जिसका भाग 1 जो है मैंने पहले ही आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यहाँ पर मेरे चैनल पे आकर के देख सकते हैं, या इसका लिंक भी मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मैं दे दूँगा, वहाँ पर भी जा कर के आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गति के पार्ट 2 पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है, देखिए, अगर एक वस्तु की चाल लगातार कम हो रही हो, है ना, वस्तु की चाल जो है क्या है, कोई वस्तु गतिशील है और उसकी चाल क्या हो रही है, कम हो रही है, या वस्तु की चाल जो है क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसका त्वरण कैसा होगा, है ना, उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा। तो भाई वस्तु की चाल यदि कम हो रही है कंटिन्यूसली, यानी कि वो एक बार में नहीं, वो लगातार गिरते जा रहा है ना, धीरे 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 उसका चाल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो ये जो है रिटार्डेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मंदन जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी वस्तु की चाल जैसे लगातार गिर रही होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, है ना। तब उस केस में जो त्वरण होता है ना, उसका जो मान होता है हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा होता है। क्या होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो जिसके वजह से ये रिटार्डेशन को क्या करता है, शो करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृत्ति गति नहीं है, है ना, ध्यान देना क्वेश्चन में वृत्ति गति, है ना, वृत्ति गति नहीं है। तो इस पे देखो वृत्ति गति कौन सा नहीं हो सकता, सुई की घड़ी, दूसरा ऑप्शन है झूला या चक्र का घूमना, कार का सीधा चलना, पंखा चलना। तो भाई वृत्ति गति ये है, एक वृत्त है ना, इस पर गति कर रहा है, तो सुई जो है एक सर्कल पे ही गति करता है, तो डेफिनेटली ये वृत्ति गति होगी। हमें क्या बताना, नहीं बताना है ना। झूला भी क्या होता है, एक चक्र के फॉर्म में ही घूमता है, तो ये भी वृत्ति गति होगी। कार का सीधा चलना, कार जो है सीधा चल रहा है बोल रहा है, एक वृत्ति पथ पर चल नहीं रहा है, गोल पथ पर अगर चल रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, वृत्ति गति कहेंगे। लेकिन कार यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा चल रहा है, तो इसे हम वृत्ति गति ना बोल करके क्या बोलेंगे, सीधा चल रहा है, मतलब ये है रेखीय गति। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय गति कहते हैं। पंखा का चलना, पंखा भी वृत्ताकार पथ पे घूमता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, नहीं के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी, कार का सीधा चलना। ये जो है वृत्ति गति में नहीं, ये रेखीय गति में चलता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर कोई वस्तु जीरो से, कहाँ से, जीरो से, यहाँ जीरो है, ये कोई वस्तु है, ये 0 पॉइंट पर है, ठीक है, 0 से 20 मीटर पर सेकंड की चाल, यानी कि यहाँ से सपोज यहाँ पर, है ना, 20 मीटर की चाल से 4 सेकंड में प्राप्त करती है। यानी कि ए पोजीशन से बी पोजीशन आने में उसकी जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है और समय उसको लगता है 4 सेकंड। तो उसका त्वरण क्या होगा, है ना, उसका त्वरण क्या होगा। तो इस केस में भाई यहाँ पर देखो 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, 2 स्टेट हैं, एक जो प्रारंभिक अवस्था है और एक जो है अंतिम अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण का क्या मतलब होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय।
क्या होगा, बटा समय। तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो अंतिम में क्या, ये है प्रारंभिक और ये है अंतिम, ठीक है। तो उसका मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 20/4। कट कर दो तो कितने टाइम में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पर है क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास 5 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो है 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम दो मान दिए हुए, तो अंतिम में प्रारंभिक को घटा करके समय से भाग दे देंगे, तो हमें उसका त्वरण क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय कर रही है, 100 मीटर दूरी तय कर रही है, उसका विस्थापन जो है 60 मीटर है, कितना है, 60 मीटर है, तो उसका औसत वेग क्या होगा। तो हमें इसमें क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, औसत वेग का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, कितना समय में वो विस्थापित हो रहा है। तो अभी हमारे पास क्या है, समय कितना है, समय है 10 और विस्थापन कितना हो रहा है, 60 मीटर, कितना हो रहा है, 60। तो ये हो जाएगा 60/10, क्या हो जाएगा, 60/10। आज तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो आंसर बी जो है, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है, गति को दर्शाने के लिए कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त होता है। गति को दर्शाने वाले कौन सा ग्राफ जो है सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए गति बनाम मतलब वर्सेस है ना, वी एस, गति वर्सेस, इसको हम वी एस लिख लेते चले, गति वर्सेस समय, गति और समय के बीच में, दूरी और समय के बीच में, विस्थापन और समय के बीच में, और सभी। तो यहाँ पर जो है गति को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सभी ऑप्शन उपयुक्त है। गति और समय के बीच में भी ग्राफ सही होता है आपका, दूरी और समय के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं, और विस्थापन और समय के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 तो क्या है, यदि कोई वस्तु की चाल शून्य है, क्या है, यदि कोई वस्तु की चाल शून्य है, वस्तु की चाल जो है शून्य है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, है ना। तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए क्या है, हमेशा शून्य होगा, ऑप्शन बी हमेशा धनात्मक होगा, ऑप्शन सी हमेशा ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर है वो होगा हमेशा शून्य ही होगा, या हमेशा शून्य होगा यदि वस्तु की चाल क्या है, 0 है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वस्तु हिल डुल नहीं रही है ना, वस्तु की चाल शून्य मतलब वस्तु क्या है, स्टेबल है, हिल नहीं रही है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर चाल बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। चाल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी स्थिति भी चेंज नहीं होगी, स्थिति चेंज नहीं हो रही है तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, 0 ही होगा। चाल 0 हो जाएगा तो विस्थापन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसकी चाल 0 है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट, वृत्तीय गति में, क्वेश्चन नंबर 26 है, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा क्यों बदलती है, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा क्यों बदलती रहती है। हमारा क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा क्यों बदलती रहती है। जड़त्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अभिकेंद्री बल के कारण, या अपकेंद्री बल के कारण, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अभिकेंद्री बल के कारण जो है इसका जो दिशा है वो हमेशा बदलती रहती है। क्यों,
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम केंद्र की तरफ सफ़र करते हैं, तो वो क्या होता है, ये एक सर्कल है ना, कि अभी केंद्रीय मतलब ये सपोज सेंटर है ना, तो जब भी हम वृत्तीय गति करते हैं तो ये जो है केंद्र की ओर खींचते जाता है। क्या होता है? केंद्र की ओर खींचते जाते हैं, यानी कि जो बल लगेगा वो क्या होगा, सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, और सेंटर की तरफ बल लगेगा तो वो हमेशा अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, खिंचाव की वजह से जो है चेंज करते रहेगा। इस कारण से यहाँ पर वस्तु की दिशा क्यों बदलती है? अभिकेंद्री बल की वजह से बदलती रहती है। चलिए, दूरी और विस्थापन में मेन अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए है, दूरी सदिश होती है, विस्थापन अदिश होती है। दूरी हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है विस्थापन। दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होते हैं। दूरी ऋणात्मक हो सकती है। तो भाई इसका जो आंसर है वो है दूरी बराबर या बड़ा हो सकता है विस्थापन से, या होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये चीज़ हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, दूरी का मतलब क्या होगा? सपोज़ मैं यहाँ से ए से लेकर के बी तक का सफ़र कर रहा हूँ, ए से लेकर के बी तक का सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तब उस केस में इसकी जो कुल डिस्टेंस है, यानी कि जो लंबाई है, वो उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। क्या होगी? दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच की स्थिति की सीधी दूरी है ना, क्या होता है, सीधी दूरी। इसलिए दूरी जो है या तो बराबर हो सकता है विस्थापन के, या फिर उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूरी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है स्ट्रेट लाइन, तो वो दूरी से हमेशा छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी हमेशा बड़ा या बराबर होता है विस्थापन से। चले 29 पे चलते हैं। तो 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक वस्तु की चाल का ग्राफ, हाँ फिर से यहाँ पर ग्राफ का है, तो चाल का ग्राफ समय के साथ कर्व है, क्या है, समय के साथ में कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो कैसी होगी उसका ग्राफ की गति कैसी होगी? गति कैसी होगी? तो गति किस टाइप से हो जाएगी? यहाँ पर मुड़ा हुआ है, सपोज ये है ना, यहाँ पर ये समय है ना, और ये हो जाएगा चाल। ठीक है, चाल का ग्राफ तो क्या है, ये मुड़ा हुआ है, सपोज समय के हिसाब से, है कि नहीं, क्या होगा, है मुड़ा हुआ है। तब उस केस में ये एक समान तो नहीं हो सकता, है ना, तो इसकी जो गति होगी वो क्योंकि मुड़ गया है, तो गति क्या हो जाएगी इसकी, असमान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है समय के साथ में दूरी क्या करेगा, बदलेगा, असमान दूरी को तय करेगा, और गति भी क्या होगी, बदलती रहेगी। ठीक है, दूरी अलग अलग होगी तो गति भी उसकी अलग अलग होगी, है कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो असमान गति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या बोलता है, किस प्रकार की गति में वस्तु का वेग समय के साथ कम होता जाता है? वस्तु का वेग समय के साथ में कम होता जाता है। इसके पहले भी हमने चाल के लिए देखे थे। ठीक है, चाल के लिए हमने यही क्वेश्चन देखा था, समय के साथ में क्या होता है, कम होता जाता है। तो कम होता है मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पर ये मंदन की प्रोसेस होगी, और उसका जो चाल है वो क्या होगा, यानी कि दूरी जो है वो, सॉरी गति जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, मंदन गति हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ उसका वेग या चाल जो है क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदन या रिटार्डेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी गति गैर रेखीय या नॉन लीनियर गति का एग्जाम्पल है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नॉन लीनियर यानी कि सीधी रेखा वाली गति, एक स्ट्रेट लाइन वाली जो रेखा वाला जो मोशन मोमेंट होता है, उसके एग्जाम्पल नहीं है, उसका एग्जाम्पल नहीं है। जैसे एक ऑप्शन नंबर ए है, कार का हाईवे पर चलना। एक कार है जो सीधे हाईवे पर चल रहा है ना, तो हाईवे भी सीधा ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन ये हो सकता है। हाँ, उदाहरण है, गति का उदाहरण
नॉन नॉन रेखी देखना है। तो ये तो कार गति का चलना, तो ये रेखी का उदाहरण हो सकता है क्योंकि गति जो है सीधी रेखी में है। दूसरा, गेंद का सीधा उछलना, गेंद अगर स्ट्रेट उछल रहा है, यहाँ से हमने गेंद को उछाला तो वो सीधा जा रहा है, तो ये भी एक लीनियर जो मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। झूले का झूलना, है ना, झूला जो है सीधा नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, सर्कल में ही क्या होता है, रोटेट होता है। तो ये क्या होता है, नॉन लीनियर नहीं होगा, ये क्या होगा, वृत्ति हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो सकता है वह झूले का झूलना। ऑप्शन डी देखते हैं, सीधी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी भी लीनियर में ही होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, झूले का झूलना एक वृत्ति गति है, रेखी गति नहीं है, या इसे हम कह सकते हैं नॉन लीनियर गति भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर पूछ दिया जाए कि वृत्ति गति कौन कर रहा है, तो उसमें भी आंसर क्या होगा आपका, ये झूले का झूलना ही होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि एक वस्तु पीछे की ओर चल रही है, रिवर्स में चल रही है ना, वस्तु जो है पीछे की ओर चल रही है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो भाई उल्टा चल रहा है तो सिंपल सी बात है, वस्तु का विस्थापन हमेशा आगे की ओर होता है तो धनात्मक, और रिटर्न होता है तो क्या हो जाता है, उसका ऋणात्मक हम कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है विस्थापन की दिशा के विपरीत साइड चल रहा है, और विपरीत साइड चल रहा है तो उसकी गति जो है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि जो विस्थापन है वो क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है, एक वस्तु, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कर रहा है। यहाँ पर त्वरण दे दिया गया है, ठीक है, उसका क्या मतलब है हमें बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड चाल 5 मीटर पर सेकंड घट रही है, स्थिर है या फिर वस्तु रुकी हुई है। तो त्वरण से गति कर रही है, त्वरण मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, त्वरित है, अभी भी एक्सेलरेट हो रहा है। तो कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा कि बार बार एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कम तो नहीं हो सकता, क्या होगा, बढ़ेगा ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या हो जाएगा, हर सेकंड उसकी चाल जो है 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, क्योंकि वो जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वो बढ़ रही है, वृद्धि कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, गति और समय के ग्राफ में, है ना, यहाँ पर गति और समय के बीच यदि ग्राफ है, यदि रेखा जो बनेगी वो क्षैतिज है, क्या है, क्षैतिज है, तो इसका अर्थ क्या है। रेखा अगर क्षैतिज बन रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गति बढ़ रही है, गति घट रही है, गति स्थिर है, या वस्तु पीछे जा रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर क्षैतिज की बात करें ना, ये ग्राफ है सपोज, तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो एकदम क्षैतिज है, सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो वस्तु गति नहीं कर रही है। इसका मतलब वो क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर है, गति जो है क्या है, स्थिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी गति यांत्रिक गति या मैकेनिकल मोशन नहीं है। अच्छा, इसमें मैकेनिकल मोशन की बात करें ना, यांत्रिक गति को हमें बताना नहीं है ना, इनमें से यांत्रिक गति नहीं है उसको बताना है। तो पहला कार का चलना, कार भाई मैकेनिकल वाला पोर्शन होता है, तो ये तो इसका सही आंसर नहीं होगा, मतलब ये यांत्रिक गति करता है, हमें क्या बताना, नहीं करता है बताना है, तो ये तो यांत्रिक गति करता है। पंखे का घूमना, ये भी यांत्रिक गति क्या करता है, करता है। विद्युत धारा का प्रवाह, यहाँ पर जो है ये यांत्रिक गति नहीं हो सकता है, मैकेनिकल मोशन नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा जो है गति, इसके जो विद्युत पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो यांत्रिक मोशन नहीं करते, इसमें किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बाकी सब चीज़ों में स्थान परिवर्तन होता है, एरोप्लेन में भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी जो है इसका सही आंसर होगा, जिसमें यांत्रिक गति नहीं होती है, बाकी सभी में यांत्रिक गति होती है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी स्थिति में, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, किसी स्थिति में किसी वस्तु की औसत चाल, कोई कंडीशन है जिस पर उसकी चाल जो है, एवरेज चाल स्पीड जो है और उसकी वेग दोनों बराबर है। एवरेज स्पीड बराबर है एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है, दोनों ही क्या है, बराबर है। तब उस केस में इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। किस केस में जो है दोनों के कंडीशन में दोनों ही बराबर होते हैं, ये हमें बताना है। जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रहे, जब वस्तु एक ही दिशा में चले और वापस ना आए, जब विस्थापन शून्य हो या वस्तु रुकी हुई हो। तो भाई यहाँ पर जो है इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से जो है, जब वस्तु एक दिशा में चल रही है और वापस ना आए, तब उस केस में यहाँ पर उसका जो औसत वेग और औसत चाल क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। कैसे? क्योंकि दूरी बराबर होगी किसके, विस्थापन के, है ना। दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे, है ना। विस्थापन बराबर तो हो सकता है दूरी के, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे, तब उस केस में उसकी जो चाल है और उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तब इस केस में यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जब एक ही दिशा में चले और वापस ना आए। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं ना, और अंतिम वेग, दो चीज़ें दिखाया गया है, प्रारंभिक और अंतिम वेग यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम शब्द आता है तो हम क्या लेते हैं, त्वरण की बात करते हैं। सिंपल सी बात है ना। इसको आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा कि जब हम प्रारंभिक और अंतिम वेग बोल रहे हैं तो उस केस में जो है हमेशा त्वरण ही सामने आता है। तो प्रारंभिक वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड है, जैसे ही 10 सेकंड बाद हम उसका वेग देखते हैं, यानी कि अंतिम वेग वो शून्य हो जाता है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तब उस केस में उसका त्वरण क्या होगा, देखो पहले में उसका जो स्पीड है या वेग है वो क्या है, ज़्यादा है, 10 सेकंड बाद सडनली वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उसका त्वरण हमें निकालना है क्या होगा। तब उस केस में इसे हम कैसे करेंगे, तो फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे त्वरण वाला। त्वरण बराबर क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय, है ना, क्या हो जाएगा, बटा समय। तब उस केस में यहाँ पर देख लो, अंतिम क्या है, 0, प्रारंभिक है आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 10 सेकंड। तो उस केस में ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 3 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। और इसका मान यदि माइनस में है तो इसका मतलब क्या होता है, गति जब धीरे धीरे कम हो रही होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, मंदन त्वरण या रिटार्डेशन बोला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई ये वस्तु है इस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तब उस केस में वो क्या है, हमेशा रुकी रहती है, हमेशा चलती रहती है, अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहती है, या फिर गिरने लगती है। तब उस केस में अगर हम कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है ना, सपोज एक टेबल पे हमने एक पेन रखा हुआ है या डस्टर रखा हुआ है, तो उस पर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि वो न्यूटन की गति जो प्रथम नियम है ना, जड़त्व का नियम जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, वो उसी कंडीशन में रहेगा। क्या होता है भाई प्रथम नियम, है ना, प्रथम नियम यह है कि किसी वस्तु पर जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाता वो एज इट इज़ ही रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम के अनुसार बल का मात्रक क्या है। यहाँ पर बल का मात्रक देखना है हमें, ठीक है, क्या बताना है, बल का
मात्रक बताना है। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, तो भाई क्या होता है, द्वितीय नियम के अनुसार F इज इक्वल टू एम ए, क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, F इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये होगा फोर्स, ये होगा मास, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तब इस केस में तो फोर्स तो हम किससे मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, राइट। कि कैसे होगा इसका, तो मास होता है हमेशा केजी में, है ना, और त्वरण क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर में होता है, न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे होगा, न्यूटन में होगा, है ना, फोर्स जो क्या होगा न्यूटन में ही मापते हैं। तो ये हमारे पास है क्या, ठीक, ये है ऑप्शन नंबर ए जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होगा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। तो हम इसको मापेंगे कैसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोई 3 वस्तुएं हैं, वस्तु ए, वस्तु बी और वस्तु सी। एक दूरी तय कर रही है, तीनों जो है एक ही डिस्टेंस को तय कर रहा है, डी, है ना। सपोज वो डिस्टेंस क्या है, डी है, एक ही दूरी को तय कर रहा है। तब उस केस में क्या होगा, एक समान चाल से, समान त्वरण से, या फिर बदलती चाल से। ठीक है, 3 ऑप्शन ही है, तो उनमें से देखते हैं इनमें से किस, क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ तक है ना, हमें देखना है इसमें से किसका समय सबसे कम होगा। यानी कि ए बी सी 3 वस्तुएं हैं और वो दूरी तय कर रही है, तब इसमें क्या होगा, है ना, किसका समय जो है कम होगा, हमें वो बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी क्या है, निश्चित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, समान त्वरण से चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी समान चाल वाला कैसे होगा, इसको देख लेते हैं, कलर में बदल लेता हूँ। ये वाला ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी, समान त्वरण से। कैसे, तो इसको देख लेते हैं। देखो, जब समान त्वरण है तो वस्तु की चाल धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना, क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे उसका जो अपेक्षाकृत जो समय लगना है ना, वो समय क्या होगा, दूरी तय करेगा। जो भी बहुत कम समय में क्या करेगा, उस दूरी को तय करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो चाल है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड यानी कि चाल धीरे धीरे बढ़ रही है, तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। समय कम होगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, कम समय में क्या करेगा, ज़्यादा दूरी तय करता है। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है कि नहीं। चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और ज़्यादा दूरी तय करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वस्तु में वस्तु की औसत चाल अधिक हो सकती है लेकिन औसत वेग 0 हो सकता है। भाई देखो, शुरू में ही देखे थे, जो दूरी है वो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किससे, विस्थापन से। ठीक है, बड़ा या फिर बराबर हो सकता है विस्थापन से। अब यहाँ पर जो है औसत वेग 0 है लेकिन चाल क्या है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, चाल क्या है, उससे ज़्यादा है। तब इसमें देखते हैं, चलो दूरी और उसका विस्थापन यानी कि औसत वेग, तो आगे बढ़ रहा है भाई, सीधी सीधी बात है। तो दूरी, यहाँ पर दूरी को अगर हम लें, ठीक है, तो ये बड़ा हो सकता है, बराबर, कितना विस्थापन हो रहा है, 0 है, है ना, वेग 0 है तो विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब उस केस में उसका जो चाल है ना, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, 0 से। चाल बढ़ेगा तो उसका वेग क्या होगा, चाल अगर 0 से ज़्यादा है तो उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, जब वस्तु एक वृत्त पूरा कर ले, यानी एक राउंड पूरा घूम जाएगा, तब उस केस में उसका चाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और उसका वेग भी क्या हो जाएगा, 0
हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो बढ़ेगा लेकिन उसमें विस्थापन क्या होगा, जीरो का जीरो, जहाँ था वहीं से शुरू हुआ और वहीं पर आकर के खत्म भी हो जाता है। तो वृत्त, एक वस्तु जो है वृत्त पूरा कर लेता है, तब उस केस में इस तरह के कंडीशन यहाँ पर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि कोई वस्तु 10 मीटर की चाल से चलती है ना, 10 मीटर से की चाल से, सपोज एक कार है या कोई भी वस्तु बोल सकते हैं, 10 मीटर की चाल से चलती है और फिर और वो अचानक से रुक जाती, चल रही होती है और अचानक से उस पर ब्रेक लग गया, कार है तो रुक गई, तो इसका त्वरण का, किस प्रकार का त्वरण जो है वो अनुभव करेगा। तो उसमें देख लेते हैं, स्पीड चल रहा है और अचानक से रुक गया, है ना, रुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वापस से फिर क्या हो जाएगा, इसका जो मंदन हो जाएगा, मंदन होगा तो रिटार्डेशन प्रोसेस में क्या होता है, उसका मान हमेशा ऋणात्मक हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। रिटार्डेशन में हमेशा क्या होता है, उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और समय के ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है, जो स्लोप बनता है वो क्या दर्शाती है। भाई ढाल है, नीचे गिर रहा है, ये है, और यहाँ पर एक ढाल बन रहा है, ठीक है, स्लोप बन रहा है, तो ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, सीधा सीधा बात है। ये लो, यहाँ से एक स्लोप बना है ना, स्लोप जो बन रहा है तो क्या बताएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, सीधी बात है, तो ये किसको बताता है ना, क्या चीज़ बताएगा ये, देखो ढाल क्या होता है, दूरी बटा समय हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, चाल और गति को रिप्रेजेंट करेगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है, तो चाल या गति को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि जितना समय लगेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर दूरी तय करेगी और उतना ही उसका मान चेंज होगा, किसका, गति या चाल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। यदि एक गति वर्सेस समय के बीच, ठीक है, गति और समय के बीच में, देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने देखे थे, दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाए थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, गति और समय के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तब वहाँ पर जो रेखा नीचे की ओर झुकी होती है उसका अर्थ क्या होगा, तो उसका जो अर्थ हो जाएगा मंदन, भाई नीचे की ओर झुका हुआ है तो क्या होगा, मंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन, क्योंकि उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदन हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि झुकी रेखा हमेशा नीचे घट रही वेग को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो स्पीड है वो नीचे की ओर रिप्रेजेंट होगा और वस्तु क्या होगी, धीरे हो जाएगी, है ना, तो उसमें क्या होता है, मंदन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंद। चलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ओके, थैंक यू।